ताजमहल, एक इमारत जिसे देखकर हर इंसान एक पल के लिए थम सा जाता है। लेकिन क्यों इसकी हर रेखा इतनी परफेक्ट लगती है? क्यों ये सूरज के साथ रंग बदलता है? क्यों इसे नदी के बिल्कुल किनारे उस जगह पर बनाया गया जहां पानी सबसे ज्यादा तेज बहता है? क्या यह सिर्फ एक मकबरा है या कोई ऐसा प्रयोग जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था? अगर ये प्रेम की निशानी है तो शाहजहां की कब्र बीच में क्यों नहीं है? क्या बादशाह यहाँ दफन होना ही नहीं चाहते थे? आखिर किसने उनके ख्वाब को बना दिया अधूरा? क्या सच में यमुना के रास्ते इसे कहीं और ले जाने की योजना थी जो इसकी रहस्यमयी बनावट देखकर जन्म लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, 400 साल बाद भी जब वक्त हर चीज को मिटा देता है तो ये इमारत अब तक झुकती क्यों नहीं? ताजमहल सिर्फ इतिहास नहीं, सिर्फ प्रेम नहीं, ताजमहल इंसान की सबसे खूबसूरत कोशिश है वक्त को मात देने की। आज हम ताजमहल को सवालों के साथ देखेंगे, क्योंकि ताजमहल सिर्फ इतिहास नहीं, एक पहेली भी है। जून 1631 की गर्म दोपहर, बुरहानपुर की एक फौजी छावनी में शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के पास बैठे थे। 14वीं संतान का जन्म आसान नहीं था। दर्द लंबा खिंच गया। डॉक्टर थे, हकीम थे, दुआएं थी, लेकिन वक्त किसी की नहीं सुनता। शाम ढलने से पहले मुमताज की सांसें थम गईं। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए। उन्होंने खुद को 7 दिनों तक किसी से नहीं मिलाया, आईना तक नहीं देखा। मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफन किया गया, अस्थायी कब्र में। जैसे शाहजहां खुद मानने को तैयार नहीं थे कि ये उनकी प्यारी पत्नी का आखिरी ठिकाना है, तभी उन्होंने तय किया एक ऐसा मकबरा बनेगा जहां उसका नाम सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। एक इमारत जो शोर ना करे लेकिन बोले। इस जगह आमेर के राजा और शाहजहां के मुख्य सेनापति जय सिंह प्रथम का एक बाग और छोटी हवेली हुआ करती थी। शाहजहां ने उन्हें आगरा की दूसरी जगह 4 हवेलियां और बाग देकर इस जगह को लिया। शाहजहां चाहते थे कि उनकी बेगम का मकबरा हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे, इसलिए जगह का चुनाव खुद शाहजहां ने किया। यह जगह यमुना नदी के मोड़ पर मौजूद थी। नदी के बाहरी मोड़ पर पानी का बहाव आमतौर पर काफी तेज होता है, जिसकी वजह से ये किनारा ज्यादा गहरा और कटान वाला होता है। यहाँ किसी इमारत को खड़ा करना रेत की इमारत बनाने जैसा था। ताजमहल को बनाने वाले मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी के सामने चुनौती तो थी, लेकिन वो मकबरे की नींव को पानी के तेज बहाव से कैसे बचाएं? लेकिन बादशाह की ख्वाहिश भी जरूरी थी। लाहौरी ने नदी के मोड़ वाले खतरनाक बहाव को बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। लाहौरी ने यूरोप के शहर वेनिस की तर्ज पर ताजमहल की नींव रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने नदी के मोड़ और बहाव की समझ का इस्तेमाल ताजमहल परिसर में तेजी से पानी की आपूर्ति, फव्वारे, बागों और नींव की सुरक्षा के लिए किया था, ताकि ये तेज बहाव से नुकसान न पहुंचे, बल्कि नियंत्रित और स्थिर तौर पर परिसर तक पहुंचे। ताजमहल की नींव में कुएंनुमा संरचनाएं बनाई गईं। उन्हें पत्थर, चूना और लकड़ी से भरा गया, जिससे जमीन में नमी बनी रहती है। ये खास तरह की लकड़ी पानी में सड़ती नहीं, नींव को लचीलापन और स्थिरता मिलती है। यमुना का पानी ताजमहल के जितने नजदीक रहेगा, ताजमहल की बुनियाद उतनी ही मजबूत रहेगी। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि यमुना सूखने से ताजमहल की नींव को खतरा हो सकता है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 साल में पूरा हुआ। करीब 20,000 मजदूर, कारीगर और कलाकार दिन रात काम करते रहे। शाहजहां ने ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से बेहतरीन इंजीनियर और कारीगर बुलवाए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल के निर्माण के लिए जो भी सामग्री लाई गई, उसके परिवहन में 10,000 से ज्यादा हाथियों और ऊंटों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सजाने के लिए कई बहुमूल्य रत्नों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे पंजाब से मंगवाया गया जैस्पर, जेड और चीन से आया क्रिस्टल। इसके अलावा ताजमहल में कुल 28 तरह के कीमती रत्नों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन शामिल थे।
इसके अलावा यूरोप और अफगानिस्तान से भी कीमती पत्थर मंगवाए गए। इसे बनाने में खर्च हुए 50 लाख रुपए, यानी आज के करीब 1000 करोड़ रुपए। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसके संगमरमर या नक्काशी में नहीं, बल्कि उसकी वास्तुकला की बारीकियों में छिपी है। ताजमहल पूरी तरह संतुलित है। चाहे आप किसी भी कोने से देखें, इसकी रेखाएं और नक्काशी पूरी एक तरह एक जैसी दिखती हैं। मुख्य गुंबद के चारों तरफ की मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप या हादसे में मकबरा सुरक्षित रहे। संगमरमर में जड़े फूल कुरान की आयतें और कीमती पत्थर इसे जिंदा बनाते हैं। इनकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है जैसी 400 साल पहले थी। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक विशाल परिसर है जिसमें कई हिस्से शामिल हैं। प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर का विशाल गेट, जिस पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। 4 बाग फारसी शैली के बाग, जो जन्नत के 4 हिस्सों का प्रतीक हैं। परिसर के पश्चिम में बनी लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद मेहमान खाना पूर्वी तरफ बना हुआ है, जहां से सूर्योदय का नजारा मंत्र मुग्ध कर देता है। ताजमहल की असली खूबसूरती सिर्फ उसके सफेद संगमरमर में नहीं, बल्कि उन बारीकियों में छिपी है जो इसे दुनिया की दूसरी इमारतों से यूनिक बनाती हैं। आइए विस्तार से उन खासियतों को जानें जो इसे नायाब और बेमिसाल बनाती हैं। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत है उसका सटीक ज्यामितीय संतुलन। पूरी इमारत में पूर्ण समरूपता देखने को मिलती है। मुख्य मकबरा, चारों कोनों पर खड़ी मीनारें, सामने का बागीचा और यमुना नदी तक का लेआउट, सब कुछ एकदम संतुलित है। यहाँ तक कि संगमरमर की नक्काशी में लगे छोटे छोटे फूल और बेल बूटे भी एक ही पैटर्न में दोहराए गए हैं। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो इसका नक्शा एक 4 बाग शैली को दर्शाता है, जो जन्नत का प्रतीक है। ताजमहल के संगमरमर की खूबी है कि ये दिन के अलग अलग समय में रंग बदलता है। सुबह के समय हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में हल्का सुनहरा और नीला आभास होता है। ये परिवर्तन संगमरमर की क्रिस्टाइन संरचना और सूरज चांद की किरणों के अपवर्तन की वजह से होता है। इसे वैज्ञानिक रूप से लाइट रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग कहा जाता है। यही वजह है कि ताजमहल को देखने का अनुभव हर बार नया लगता है। ताजमहल की दीवारों और आंतरिक सतह पर पियत्रा ड्यूरा नामक इनले वर्क किया गया है। इसे पच्चीकारी भी कहा जाता है। इसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थर जैसे लेपिस लजूली, जैस्पर, अगेट, कर्नेलियन और फिरोजा को सफेद संगमरमर में जोड़ा गया है। हर फूल, बेल बूटा और डिजाइन हाथों से तराश कर बनाई गई है, यानी कि पत्थरों में पत्थर जोड़े गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 350 साल बाद भी ये नक्काशियां उतनी ही चमकदार और जीवंत हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के अंदर आवाज का अनोखा विज्ञान देखने को मिलता है। जब कोई शख्स बीचों बीच खड़ा होकर धीरे से बोलता है तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। मुख्य गुंबद के अंदर आवाज की गूंज औसतन लगभग 20 से 28 सेकंड तक रहती है। ये गुंबद की गोलाकार डिजाइन और उसकी ऊंचाई के कारण संभव हुआ है। इसे इस तरह डिजाइन करने का मकसद था कि कब्र के पास की जाने वाली कुरान की तिलावत पूरे हॉल में गूंजे। ताजमहल के निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरे मकबरे को लाइमस्टोन, संगमरमर और पत्थर के जोड़ों से जोड़ा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भव्य संगमरमर की इमारत उस समय बिना सीमेंट के कैसे बनाई गई होगी? मजदूरों ने संगमरमर के पत्थरों को आपस में कैसे जोड़ा होगा? यह चमत्कार प्राचीन वास्तुकारों के हुनर का नतीजा था। उन्होंने एक खास तरह का मसाला तैयार किया जिसमें चिकनी मिट्टी, गुड़ बताशा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ शामिल थे। इस मिश्रण में गोंद वगैरह मिलाकर इसे नींव में इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ताजमहल इतना मजबूत है कि वो भूकंप, आंधी, बारिश, धूप, गर्मी और ठंड का आसानी से सामना कर सकता है। ताजमहल की दीवारों पर काले संगमरमर से कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये अक्षर इस तरह उकेरे गए हैं कि पास से और दूर से देखने पर या नीचे और ऊपर देखने पर हमेशा समान अनुपात में दिखते हैं। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ये डिजाइन मुगल कलाकार अमानत खान शिराजी ने तैयार की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि अमानत खान शिराजी ही इकलौते शख्स हैं जिनका नाम
ताजमहल में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि मुमताज महल और शाहजहां का नाम भी कहीं भी अंकित नहीं है। ताजमहल का हर कोना, हर पत्थर शाहजहां की अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मकबरे के केंद्र में मुमताज महल की कब्र है और इसके बगल में शाहजहां की। इससे ये बात समझ में आती है कि इस मकबरे में सिर्फ मुमताज की कब्र बननी थी, शाहजहां की कब्र होनी ही नहीं थी। अगर शाहजहां भी यहाँ दफन होना चाहते थे तो मुमताज की कब्र केंद्र में नहीं होती। उनकी कब्र आज जहां शाहजहां की कब्र है वहां पर होती, क्योंकि बादशाह की कब्र मकबरे में हमेशा केंद्र में होती है। दरअसल शाहजहां यहाँ दफन होना नहीं चाहते थे। शाहजहां ताजमहल के सामने नदी की दूसरी तरफ अपने लिए मकबरा बनवाना चाहते थे। कई इतिहासकार इसे काले संगमरमर से बना ताजमहल भी कहते हैं। हालांकि ये साफ नहीं कि ये काला ताजमहल ही बनना था, लेकिन अगर आप सैटेलाइट से तस्वीरें देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी की दूसरी तरफ एक इमारत बनाई जानी थी, जिसका एरिया प्रांगण हूबहू ताजमहल के प्रांगण जितना है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों में उल्लेख मिलता है कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर ने अपनी किताब में लिखा है कि शाहजहां एक ब्लैक मिरर यानी कि काले संगमरमर का ताजमहल बनाना चाहते थे। पुरातत्व सर्वेक्षण में भी मेहताब बाग की जमीन के नीचे काले संगमरमर के अधूरे पत्थर और नींव के टुकड़े मिले हैं, जो इस सिद्धांत को मजबूती देते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे किंवदंती मानते हैं, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां और कुछ लिखित दस्तावेज इस विचार को मजबूत करते हैं। अगर शाहजहां की इच्छा पूरी हो जाती तो यमुना के दोनों किनारों पर खड़े सफेद और काले ताजमहल दुनिया की सबसे अनूठी स्थापत्य जोड़ी बन जाते। हालांकि उनका सपना अधूरा रह गया। उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा करके उन्हें कैदी बना लिया। 22 जनवरी 1666 को उनकी मौत आगरा किले में हुई। औरंगजेब ने अपने पिता को साधारण तरीके से दफनाने का आदेश दिया। शाहजहां की मैयत को चुपचाप नाव के जरिए ताजमहल ले जाया गया और मुमताज महल की कब्र के बगल में बिना किसी शाही रस्म के दफन कर दिया गया। आज जो असमानता दिखती है, मुमताज की कब्र मकबरे के बिल्कुल बीच में है, जबकि शाहजहां की कब्र थोड़ा किनारे की ओर। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि मकबरा मूल रूप से सिर्फ मुमताज के लिए बनाया गया था। हालांकि शाहजहां और मुमताज की कब्रें ताजमहल के अंदर भूमिगत असली मकबरे में हैं, जबकि हम जो कब्रें ऊपर देखते हैं वो केवल सजावटी प्रतिकृतियां हैं। कहा जाता है कि मुमताज महल के निधन और ताजमहल के निर्माण के दौरान शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली कर ली। उनका इरादा था कि वो जब आगरा छोड़ेंगे तो ताजमहल को यमुना नदी के रास्ते दिल्ली ले जाएंगे। इसलिए इसकी नींव को लकड़ी का बनाया गया और नदी के किनारे इसे बनाया गया। हालांकि यह धारणा पूरी तरह गलत और काल्पनिक है, लेकिन शायद ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के बिल्कुल किनारे हुआ था और उसकी नींव और वास्तुकला नदी पर आधारित है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ताजमहल को बनाने वाले खास इंजीनियर्स कौन कौन थे, किसने गुंबद बनाया, किसने कुरान की आयतें लिखी, उस हिंदू कारीगर का नाम जिसने संगमरमर को तराश कर जिंदा बना दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।